मेरा नाम अस्मा है। मेरे शोहर का नाम मुनीब था। हमारी ज़िंदगी बहुत सीधी सादी मगर बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों के दरमियान एक ऐसी समझदारी और ईमान का रिश्ता था जो अल्फाज में बयान करना आसान नहीं था। शादी आम तरीके से हुई थी यानी अरेंज मैरिज, लेकिन हमारे दरमियान मोहब्बत वक्त के साथ खुद ब खुद पैदा हो गई थी। एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठाने का जज्बा हम दोनों के अंदर था। वो कभी मुझसे ज्यादा की उम्मीद नहीं करता था और मैं भी उससे कोई बड़े बड़े ख्वाब भी नहीं मांगती थी। हमारी खुशी इसी में थी कि घर में सुकून रहे, बच्चे खुश रहें और इज्जत से जिंदगी गुजारी जाए। हमारे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा। तो सबसे प्यारा था। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे चेहरे पर जवानी और ताजगी बाकी थी। लोग अक्सर कहते थे कि तुम 3 बच्चों की माँ नहीं लगती हो। मेरा शोहर मुनीब एक सीधा साधा मगर ईमानदार आदमी था। उसकी शक्ल अच्छी थी मगर कुछ खास नहीं थी। मगर दिल के सच्चे लोग हमेशा खूबसूरत लगते हैं। दूसरी तरफ मेरे देवर बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखों में चमक और बातों में नरमी थी, जबकि मेरी देवरानी के नकुश मुनासिब थे और उनका वजन कुछ ज्यादा था। लेकिन उसके शोहर के दिल में उसकी मोहब्बत समंदर की तरह गहरी थी। उन दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती थी जो हर बात में झलकती थी। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ मशवरे करते, हंसते बोलते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हम सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर में 2 हिस्से थे, किचन अलग अलग थे। मेरा किचन घर के अगले हिस्से में था और देवरानी का किचन पिछले हिस्से में। हम दोनों के दरमियान ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, मगर एक एहतराम का रिश्ता कायम था। अगर मैं कोई अच्छी चीज बनाती जैसे कीमा, बिरयानी या खीर, देवरानी और देवर के लिए प्लेट निकाल कर एक तरफ रख देती। वो भी ऐसी ही थी। कभी उसके किचन से पराठों की खुशबू आती और वो एक प्लेट मेरे लिए रख देती। घर का सेन एक ही था, इसलिए कपड़े हम एक ही जगह धोते और सुखाते थे। बच्चे सबके एक साथ खेलते थे, शोर मचाते थे और उनकी हंसी से घर भरा रहता था। जिंदगी के वो दिन जैसे सुकून का जमाना था। सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना, शोहर के लिए नाश्ता बनाना और फिर अपना किचन संभालना, सब कुछ तरतीब से चलता था। शाम को मुनीब घर आता तो चाय बनाती, बच्चे उसके पीछे बैठ जाते और मैं एक तरफ से देखकर मुतमिन हो जाती कि मेरा घर भरा हुआ है, मेरा शोहर मेहनती है, मेरे बच्चे सलामत हैं और मैं इन सब की खिदमत कर रही हूँ। मेरे लिए ये खुशी की बात थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए मेरा मैका नहीं था, ना कोई भाई था ना बहन। कभी कभी दिल चाहता कि कोई हो जिससे बात कर सकूं, अपने दिल की बातें बांट सकूं, मगर फिर बच्चों को देखकर दिल संभल जाता और यही सोचती कि अब मेरा सब कुछ यही है। दूसरी तरफ मेरी देवरानी का मेका बहुत मजबूत था। वो अक्सर अपने मेके जाती थी, कभी माँ से मिलने, कभी बहन के यहाँ किसी फंक्शन में जाते, तो कभी किसी बीमारी के बहाने। दिल में सोचती कि काश मेरा भी कोई होता, लेकिन फिर अपने हाल पर शुक्र अदा करती क्योंकि मेरा शोहर मेरे साथ था, उसकी इज्जत थी और ये सब कुछ किसी नेमत से कम नहीं था। कभी कभी देवरानी कुछ ऐसी बात कह देती जो दिल को लगती थी, जैसे वो कह देती थी, तुम्हें तो ज्यादा फिक्र नहीं होती, तुम्हारे तो अपने कोई नहीं है। या फिर कभी ये कह देती कि तुम ज्यादा अच्छा खाना क्यों बनाती हो, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। मैं खामोश रहती थी क्योंकि मैं बड़ी थी और मेरे लिए सुकून सबसे अहम था। मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी किस्म की तलखी पैदा हो, इसलिए मैं दरगुजर कर जाती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन किस तरह सब कुछ बदलने वाले हैं। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने न सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि इस घर के सुकून को भी हिला के रख दिया था। उस वक्त मैं ये सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी दुनिया मुकम्मल है और मेरे हिस्से का सुकून मेरे घर की दीवारों में बसा हुआ है। मुझे यह एहसास तक नहीं था कि कभी इन्हीं दीवारों के अंदर मेरी आंखों से नींद और दिल से इत्मीनान भी छीन जाएगा। मेरे देवर का नाम अजीज था। वो बहुत अच्छा इंसान था। मेरे बाबा एक बड़ी अजीब सी बात किया करते थे जिससे मैं उस वक्त राजी नहीं थी, लेकिन अब मुझे भी लगना शुरू हो गया था कि शायद ऐसा ही होता है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में खूबसूरत लोग मगरूर होते हैं,
लेकिन मेरे पापा कहते थे कि जो शक्ल का खूबसूरत होता है वो दिल का अच्छा होता है। बस तब उनकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं देती थी, मगर वक्त ने मुझे ये सच समझा दिया। मेरा देवर अजीज शक्ल का बेहद खूबसूरत था। उसके नक्श निहायत दिलकश थे और वो जहाँ भी जाता लोग उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते थे। लेकिन असल बात यह है कि वो दिल का बहुत अच्छा था। उसके अंदर एक नरमी थी, एक सच्चाई थी और एक ऐसी मोहब्बत थी जो हर रिश्ते में झलकती थी। मेरा शोहर मुनीब शक्ल का ज्यादा खूबसूरत नहीं था। उसके चेहरे के नक्श आम से थे और शायद इसी वजह से उसका दिल भी ज्यादा लोगों के लिए नर्म नहीं रहता था। वो जो गुस्से में आ जाते उसे मामूली बातों पर भी तकरार हो जाती थी और बाज़ औक़ात घर में माहौल थोड़ा तल्ख़ भी हो जाता था। मैं अक्सर उसे समझाती थी कि ज़िंदगी में सुकून सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन वो अपनी तबीयत की आदतों मजबूर हो जाता था। उसके बावजूद मैं उसकी इज़्ज़त करती थी, क्योंकि वो मेरे बच्चों का बाप था और मेरी ज़िंदगी का साथी था। देवरानी लाइबा के 2 बेटे थे। बेटी उसके यहाँ अभी तक नहीं हुई थी और अजीज को बेटियां बहुत पसंद थी। उसे लगता था कि बेटियां घर की रौनक होती हैं। वो अक्सर कहता था कि बेटियों के कदमों में बरकत होती है। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी उस वक्त अजीज की शादी भी नहीं हुई थी और जब उसे खुशखबरी मिली तो वो घर में सबसे ज्यादा खुश था। उसने कहा था कि आज मेरा दिल ऐसा हल्का हो गया है जैसे मुझे अपनी बेटी मिल गई हो। मेरी बेटियां भी उससे बेहद चाहती थी और वो चाचू चाचू कहती हुई उसके गले लग जाती थी। और अजीज भी अपने बेटों से ज्यादा मेरे बच्चों से प्यार करता था। वो अक्सर कहता था कि उसकी दुआ है कि उसके घर में भी बेटी पैदा हो जाए ताकि वो भी खुशी महसूस कर सके जो उसे मेरी बेटी के पैदा होने पर हुई थी। दूसरी तरफ मेरा शौहर बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं करता था। उसे बेटों से ज्यादा लगाव था। वो कहता था बेटे सहारा होते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं और मुश्किल वक्त में बाप का हाथ पकड़ते हैं। अजीज इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता था और कहता था कि सहारा तो हर इंसान को मिल जाता है, लेकिन जो मोहब्बत बेटियां अपने बाप को दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। दोनों कभी कभी बैठकर इसी मौजू पर बहस करते थे। मेरा शोहर उसे कहता था तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे 2 बेटे हैं, अल्लाह करे कि तुम्हारा तीसरा बच्चा भी बेटा पैदा हो जाए। अजीज इस बात पर कहता था कि तुम ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हारी 2 बेटियां हैं। अगर तुमने इनकी अच्छी परवरिश कर ली तो बख्शे जाओगे। लेकिन जिंदगी में किसी को नहीं पता होता कि कब कौन सी आजमाइश दरवाजे पर आ खड़ी होगी। मैं भी नहीं जानती थी मेरे शोहर का आखिरी वक्त इतना करीब है। एक दिन एक आम सा दिन था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा घर कुछ लम्हों में वीरान होने वाला था। एक ट्रैफिक हादसा हुआ, वो हादसा जिसकी खबरें आए दिन सुनाई देती हैं। इस हादसे ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरा शोहर उस दुनिया से चला गया और मुझसे दूर चला गया। मेरे बच्चों का साया उठ गया और मेरी दुनिया अंधेरे में बदल गई। मेरी बेटियां और मेरा बेटा यतीम हो गए और मैं इस सदमे में डूब गई कि अब मुझे किसके सहारे रहना है। कफन दफन के सारे मामलात अजीज ने खुद देखे। वो खुद टूटा हुआ था। उसके चेहरे की हालत देखकर लगता था जैसे उसकी रूह निकल गई हो। वो हर एक से यही कहता फिर रहा था कि मैं फिर से यतीम हो गया हूँ, क्योंकि बड़ा भाई मेरे लिए बाप से बढ़कर था। इसके बगैर हमारा घर खाली पड़ गया, जैसे उसकी दीवारों में से जिंदगी निकल गई हो। मेरे शोहर को इस दुनिया से गए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। अभी भी घर में गम की लहर मौजूद थी। रातें ना कटती थी, दिन टूटे हुए गुजर रहे थे। एक दिन मैंने अपनी देवरानी लाइबा की आवाज़ सुनी। वो अजीज से कह रही थी कि अब उनका क्या करना है। उसका लहजा मुझे अंदर तक चुभ गया। मुझे नहीं पता अजीज ने क्या जवाब दिया। मेरी हिम्मत ना हुई कि मजीद बात सुन सकूं। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि वाकई अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे रहेंगे। घर तो दोनों भाइयों का था, लेकिन किचन अलग था और किचन का मतलब होता है खाना पीना, जो मेरे शोहर की कमाई से चलता था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी, किस दरवाजे पर जाऊंगी। अभी तो 2 हफ्तों से हम देवरानी के साथ ही खा पी रहे थे।
जो उसके घर में बनता था वही हमारे हिस्से में भी आ जाता था। लेकिन कब तक ऐसा चल सकता था? मैं बिस्तर पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी और सोच रही थी कि अब मुझे खुद को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था और ना ही इसके आसार कहीं नजर आ रहे थे। मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ बहुत भारी मेरे सीने पर रख दिया गया हो, और मैं किसी से ये बोझ बयान भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिसका दुख जितना बड़ा होता है वो अक्सर खामोश हो जाता है। और मैं भी अब इसी तरह से खामोशी का हिस्सा बनने लगी थी। मेरी देवरानी ने जो सवाल किया था उसका जवाब अजीज ने दिया था कि अभी भाभी की इद्दत चल रही है, तुम इस तरह की बातें ना करो। उसने बड़े तहम्मुल से मगर मजबूत लहजे में बात की थी, और वाकई मेरी इद्दत चल रही थी। मेरा हर दिन और हर रात इसी दुख और सुकून के बीच गुजरता था। दुख इस बात का था कि मेरा घर टूट चुका था, और सुकून इस बात का था कि शरीयत ने इस इद्दत के बदले में मुझे कुछ वक्त दिया था कि मैं रो सकूं, संभल सकूं और अपनी सांसों को दोबारा तरतीब दे सकूं। मेरी इद्दत मुकम्मल होने में 10 दिन बाकी रह गए थे, और इन्हीं दिनों में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरे पूरे वजूद में जैसे हलचल मचा दी। हमारे खानदान के एक बड़े, जो हमारे ससुराल वालों में सबसे सीनियर थे, अजीज के चाचू, वो एक दिन हमारे घर आ गए। उनकी आमद हमेशा किसी अहम बात की तरफ इशारा करती थी। अजीज ने उनको सलाम किया और एहतराम से बाहर शहर में बिठाया, और मैं खिड़की के पास ही खड़ी हो गई थी। मैंने कभी उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन आज दिल बेचैन था और मैं अपने आप को खिड़की से झांकने से रोक नहीं पा रही थी। वो तकरीबन 1 घंटे तक अजीज से बातें करते रहे। दोनों के चेहरों के तासरात संजीदा थे, बातें शदीद अहम लग रही थी। मैं मुसलसल सोचती रही कि ऐसी कौन सी बात है जो इतनी देर तक वो दोनों कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ पता न चल सका। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई थी, और जब वो चले गए तो मैं देर तक एक ही जगह खड़ी रही, बस इतना ही जानती थी कि वक्त कुछ नया फैसला करने वाला है। जब इद्दत मुकम्मल हो गई तो अजीज ने उन्हीं चाचू को दोबारा घर बुलाया। इस बार माहौल पहले से ज्यादा संजीदा था। सब घर वाले सामने बैठे थे। लाइबा भी वहीं मौजूद थी। उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्से की मिली-जुली कैफियत थी। मैं एक कोने में बैठी थी और मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। अजीज ने सबके सामने खड़े होकर एक फैसला सुना दिया, वो फैसला जो मेरी जिंदगी के अगले रास्ते का तयन करने वाला था। उसने कहा कि ये घर मेरे भाई ने बनाया था। इस घर में इसका हिस्सा मौजूद है। हमारी जमीनें भी मुश्तरक थी, और उन जमीनों में से जो आमदन आती थी वो भी दोनों भाइयों की थी। उसने मेरे बारे में कहा कि उसकी भाभी यानी मैं अकेली रह गई हूँ। 3 बच्चे मेरे साथ हैं और मुझे सहारा चाहिए। उसने कहा मुझे मशवरा दिया गया है कि मैं अपनी भाभी से निकाह कर लूं, ताकि वो इसी घर में रह सकें, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके, और मैं जो उनका चाचू हूँ उनका बाप बनकर उनकी परवरिश कर सकूं। उसने कहा कि मैं सोच समझकर फैसला कर लिया है और मैं इस मशवरे पर अमल करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज मेरे जहन में टिक टिक करते रहे। मैं हैरान थी कि वक्त ने मेरे लिए ये मोड़ रखा था। लाइबा तो मुझसे भी ज्यादा हैरान थी। उसके चेहरे पर रोब सा उतर आया था, जो एक औरत पर उस वक्त उतरता है जब उसे लगे कि कोई उसके हिस्से में आने वाला है। खानदान के बड़े यानी चाचू ने इस फैसले की भरपूर हिमायत की। उन्होंने कहा कि ये फैसला बहुत अच्छा है, इसलिए कि अस्मा सिर्फ मुनीब की बीवी ही नहीं बल्कि अब इस घर की बेटी भी है। वो खानदान से है। अगर 2-3 बच्चों समेत बाहर चली गई या कहीं और शादी कर ली तो वो यूं दर बदर हो जाएगी। उसकी बेटियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, और हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे खानदान की बेटी यूं मुश्किल में पड़ जाए। खानदान ने फैसला सुना दिया। अजीज ने भी अपना फैसला जाहिर कर दिया, और सब कुछ जैसे ही एक सांस में तय हो गया। लेकिन जब सब लोग चले गए तो अजीज के कमरे से झगड़े की आवाजें आना शुरू हो गई। लाइबा रो रही थी, चीख रही थी। वो क्यों बर्दाश्त करती? उसका शोर उसका था। वो क्यों किसी दूसरी औरत के साथ उससे बांटे? उसकी तकलीफ काबिल फहम थी, मगर अजीज के लहजे में तल्खी बढ़ रही थी। वो बार बार कह रहा था
मैंने फैसला कर लिया है और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। उसके अल्फाज सख्त थे, मगर वो अपने भाई के बच्चों के लिए अपने आप को इसी रास्ते पर खड़ा करना चाहता था। घर के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया था। लाइबा बोलती ही रही, समझाती रही। उसने अपने मेके वालों को बात पहुंचाई। उसके घर वाले भी सवाल उठाने लगे, ये क्या बात हुई, दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अजीज अपनी बात का पक्का था। वो अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि ये जरूरत है और जिम्मेदारी है। उसने जैसे ही हर रास्ता सोच लिया था और अब हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। मेरी अपनी सांसें बंद हो रही थी। मैं खुद समंदर के बीच खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डूब रही हूँ या कोई मुझे किनारा दिखा रहा है। बिल आखिर जब लाइबा को भी ये समझ आ गई कि उसका शोर तो कभी इस रास्ते से वापस नहीं आएगा और ना ही अजीज उसके हाथ आएंगे, तो उसने एक शर्त रख दी। और ये शर्त मेरे लिए भी हैरान कौन थी और अजीज के लिए भी, क्योंकि वो कह रही थी कि अजीज सिर्फ अपने बच्चों का सहारा बनेगा और मेरे साथ मियाँ बीवी वाला कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। वो कह रही थी कि वो निकाह तो हो जाएगा, मगर अजीज को मेरे करीब आने की इजाजत नहीं होगी। ये शर्त बड़ी अजीब थी, क्योंकि निकाह का मतलब ही जिम्मेदारी होती है और ताल्लुक होता है। मगर लाइबा ने अपना दिल जलाकर ये शर्त रखी थी, क्योंकि वो बस इतना ही चाहती थी कि मैं उसके शोर से जिस्मानी तौर पर दूर रहूं। वो चाहती थी कि अजीज मेरे बच्चों की वजह से अपने घर की छत न बदले, मगर मेरा वजूद उसकी जिंदगी में हिस्सा न बने। मैंने ये सब बातें उस कमरे के दरवाजे के पीछे से कान लगाए सुनी। मैं शर्मिंदा थी कि मैं यूं किसी की बातें सुन रही हूँ, मगर मुझे सुनना जरूरी था, क्योंकि मुझे भी समझना था कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। मैं भी तो इंसान थी, मैं डरी हुई थी। मैं भी सोच रही थी कि अगर इस घर से जाना पड़ गया तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी और इनकी पढ़ाई कैसे चलेगी। मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाती थी और वो भी अपने पापा की जुदाई से संभल नहीं पा रही थी। ऐसे में अगर मैं उन्हें फिर से बेघर कर देती या उन्हें उनके चाचू से भी दूर कर देती, तो शायद वो सदमे से ही टूट जाती। रही बात यह कि क्या अजीज से शादी करना चाहती थी, तो इसका जवाब साफ ना था। मैंने कभी इस बारे में इस तरह नहीं सोचा था। वो हमेशा मेरे लिए सिर्फ देवर ही था। मैंने कभी अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा नहीं होने दिया था और मेरे दिल में ना ही कोई ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम करूं। मगर ये जरूर चाहती थी कि वो मेरा और मेरे बच्चों का सहारा बने और हमें इस घर को छोड़कर ना जाना पड़े, क्योंकि मेरे बच्चों की पूरी दुनिया इस घर से ही जुड़ी हुई थी। मेरे बच्चे इस कदर परेशान रहते थे कि हर रात मुझसे यही पूछते कि बाबा कब आएंगे, और मैं हर बार दिल पर पत्थर रख कर कहती कि बाबा बहुत दूर चले गए हैं। इसमें अगर अजीज भी उनसे दूर हो जाता तो मेरे बच्चे शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो तो पहले ही दिन रात पापा की तस्वीर सीने से लगाकर सोते थे। ऐसे में अगर और रिश्ता उनसे छीन लिया जाता तो वो अंदर से टूट जाते। इसलिए घर में फैसला हुआ कि बस निकाह की रस्म कायम कर दी जाए, ताकि सब कुछ एक शरई छत के नीचे हो जाए और कोई बात गलत ना हो। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि अजीज ने इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया था और उसने मेरे सामने आकर एक बार भी मुझे नहीं बताया, बल्कि मुझे तो सब कुछ उसी दिन पता चला जब सबके सामने बात रखी गई। मेरी अपनी जबान जैसे बंद हो गई थी और दिल जैसे पत्थर हो गया था। कोई भी मेरे पास नहीं आया, कोई भी नहीं पूछा कि अस्मा तुम क्या चाहती हो, तुम राजी हो कि नहीं, तुम अपनी जिंदगी आगे कैसे देखती हो। सब ने बस अपने हिसाब से फैसला सुना दिया था, जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई जिम्मेदारी हूँ जिसे बस कहीं भी रख दिया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि मेरी देवरानी यानी लाइबा का रवैया मेरे साथ अचानक बदल गया था। वो मुझे ऐसी नजरों से देखने लगी थी जैसे उसकी दुश्मन हो, जैसे मैंने उसका घर उजाड़ने की कोशिश की हो। वो एक दिन मुझसे कहने लगी, तुमसे क्या पूछना है, तुमने तो पहले ही सब कुछ तय कर रखा था, तुमने ही तो अपने हुस्न के जलवे दिखाने हैं। मैं हैरान रह गई और पूछा कि लाइबा तुम कैसे बातें कर रही हो। तो वो आग बबूला होकर कहने लगी, पहले भी अजीज तुम्हारी तारीफें करता था, कहता था भाभी बहुत समझदार है, बहुत साफ सुथरी रहती हैं, बच्चों की माँ लगती ही नहीं। तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम किसी की भी माँ लगती हो। वो तो पहले ही तुम्हें मिसाल बनाकर पेश करता था और अब तुमने
उसे अपने बस में भी कर लिया है। मैं उसकी बातें सुनकर पत्थर की तरह रह गई। मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ था कि अजीज मेरी तारीफें करता था, और वो भी ऐसी बातें देख कहता था जिसका मुझे कभी इल्म नहीं हुआ था। मैंने बड़ी जब्त से उसे जवाब दिया कि लाइबा, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी अजीज की तरफ इस तरह देखा नहीं। मेरे शोहर इस दुनिया से गए हैं। क्या मैं ऐसे वक्त में किसी को फंसाने के लिए बैठी हूँ? लेकिन लाइबा को तो जैसे शक का दौरा पड़ चुका था। वो कहने लगी, तुम ना भी मानो, तुमने कुछ न कुछ जरूर किया है, वरना वो इतना बड़ा फैसला क्यों करता? तुम बगैर निकाह के भी इस घर में रहती। हमने तुमसे रोटी नहीं छीन लेनी थी, लेकिन निकाह की क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ कि निकाह का मकसद क्या है, और मैं ये होने नहीं दूंगी। मैंने भी उसे जवाब दिया कि मुझे भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अजीज हमेशा देवर ही था। मगर मैं शादी से इसलिए इनकार नहीं कर रही कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो कल को तुमने अपने शोहर के कान भर देने हैं और हमें इस घर से निकलवा दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? यानी हम दोनों एक दूसरे के मुकाबले में आ चुके थे। मैं माँ थी जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही थी, और वह एक बीवी थी जो अपने सुहाग के लिए लड़ रही थी। और ये जंग दोनों के लिए शदीद तकलीफ देती, क्योंकि हम दोनों जानती थी कि अब इस लड़ाई का फैसला हमारी जिंदगियों का रुख बदल लेगा। यही वो घर था जहाँ पे हम अपने अपने शोहरों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। शायद हालात ऐसे ही होते हैं, अचानक से बदल जाते हैं। सबके हालात बदलते हैं, सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ अजीब हो जाता है, किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ होता है। बस हमारे साथ भी हो गया। वही घर के चार बड़े जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, वही जमा हो गए और निकाह की रस्म हो गई। लेकिन जैसा कि अजीज ने वादा किया था लाइबा के साथ, वो रात को मेरे कमरे में नहीं आया, और मुझे भी कोई शौक नहीं था। मैं कोई तैयार होके दुल्हन बन के नहीं बैठी थी। इससे पहले मैंने सफेद कपड़े पहने थे और अब रंगीन जोड़ा पहन के निकाह में फिर दस्तखत कर दिए। मेरे घर में वही रूटीन रहने वाली थी। रात मेरा निकाह हुआ था, मेरी शादी हुई थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो दिल में एक अजीब सा बोझ था और एक सुकून भी था, जैसे कुछ खत्म हो गया और कुछ शुरू हो गया है। मगर वो जो शुरू हुआ था वो शादी वाला ताल्लुक नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का एक बोझ था जो मेरे सर पर रखा गया था। मैंने अपनी दोनों बेटियों को हमेशा की तरह उठाया, तैयार किया, बाल बनाए, यूनिफॉर्म शुरू की, और उनकी पानी की बोतलें रखी, उनके बस्ते चेक किए, सब कुछ मुकम्मल है या नहीं। मैंने उन दोनों के चेहरों पर वही परेशानी देखी जो पिछले दिनों से थी, लेकिन वो दोनों खामोश थी। शायद वो भी समझ चुकी थी कि जिंदगी बदल गई है, मगर अब भी हम सब एक ही घर में हैं। रिक्शा हमेशा की तरह बाहर लगा हुआ था। मैंने चादर ली और बेटियों को रिक्शा तक छोड़ने के लिए निकल पड़ी। अभी मैं दरवाजे के करीब पहुंची थी कि अजीज सामने आ गया। उसका चेहरा संजीदा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसने रो कर कहा कि भाभी आप रुकें, मैं छोड़ आता हूँ, आप अंदर जाएं। मैंने नरमी से कहा कि रहने दे, मैं खुद छोड़ आती हूँ। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, आपको तकलीफ नहीं करने दूंगा, मैं छोड़ कर आता हूँ, रिक्शे वाले के पैसे भी देने हैं। मैं कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो बेटियों के साथ चल पड़ा, और मैं खामोशी से वो मंजर देखती रही, जैसे वो उन दोनों के सर पर हाथ रखकर प्यार करता हुआ रिक्शे तक ले जा रहा हो। रिक्शे वाले के महीने के पैसे भी उसने उसी वक्त अदा किए, और बेटियों को मुस्कुराकर हाथ हिलाता रहा जब तक रिक्शा गली से बाहर न निकल गया। फिर वो वापस आया और सीधा घर में दाखिल हो गया। मैंने अंदर आकर अपने बेटे को देखा जो अब भी सो रहा था। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, और जैसे ही मैं किचन से निकलने लगी, अजीज की आवाज़ पीछे से आई। वो बोला कि मेरे लिए भी नाश्ता बना दे लाइबा, अभी तक सो रही है। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर सर हिलाकर कहा, ठीक है। मैंने खामोशी से उसके लिए भी नाश्ता बनाया, प्लेट में रखा और टेबल पर छोड़ दिया, फिर अपने कमरे में चले गई। गोया रस्म निकाह के बाद भी हमारे बीच वही दूरियां थी जो पहले थी। ना कोई नरमी, ना कोई नया रिश्ता, बस एक जिम्मेदारी थी जो उसने कबूल की थी, और मैंने भी। जब वो काम पर चला गया तो घर में वही खामोशी थी जो कई दिनों से थी। मैंने घर साफ करना शुरू किया, बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, हर चीज पहले की तरह करती गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ बदला ही ना हो। लाइबा देर से उठी, बच्चों का कोई प्रेशर नहीं था उस पर, इसलिए उठने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। जब वो किचन में आई तो मैं बर्तन धो रही थी। वो मुझे देख कर तंजिया मुस्कुराई और बोली कि देख लो,
फिर मेरी मोहब्बत का सर्कल तुम्हारे साथ, उसकी शादी हुई, तुम उसके निकाह में चले गए। उसका तुम पर हक था, लेकिन वो तुम्हारे कमरे में नहीं आया। मैं उसकी बात सुनकर रुकी और आहिस्ता से कहा कि उसे मेरी तरफ से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए कोई ख्याल ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले की तरह ही रहे। मुझे सिर्फ मेरे बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल चाहिए। मैंने यही कहा, अगर वो बेटियों को स्कूल छोड़ देता है, उसे पैसे देता है या घर का कोई काम करता रहता है, तो यही मेरे लिए बहुत है। मुझे इससे कुछ और नहीं चाहिए। लाइबा थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। शायद उसे लगा मैं वाकई इस सब पर दिलचस्पी नहीं रखती, मगर फिर भी एक औरत का दिल होता है, वो मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं हो सकती थी। मैं उसकी आंखों में वो बेबसी भी देख रही थी और गुस्सा भी। वो शायद सोच रही थी कि उसका घर बर्बाद करने आई हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं खुद अपनी टूटी हुई दुनिया को किसी तरह जोड़ने की कोशिश कर रही थी। घर की रूटीन वैसे ही चलती रही। अजीज कभी कभार मुझसे सिर्फ इतनी बात करता कि बच्चों को कुछ चाहिए तो बता देना या नाश्ता बना दो, क्योंकि लाइबा अब सुबह देर तक सोती थी। उसके बच्चे अभी छोटे थे, वो स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए उसके लिए सुबह जल्दी उठना ज़रूरी नहीं था। नाश्ता बनाना भी उसके लिए मेरी ज़िम्मेदारी बन चुका था, मगर मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था। मैंने पहले भी घर के सारे काम किए थे और अभी कर रही थी। खाने के वक्त वो हमेशा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठता था। रात को भी वो अपने ही कमरे में जाता था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। किसी ने कुछ नहीं बदला, मेरे लिए भी कुछ नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब दूसरों की नज़र में एक नया रिश्ता मेरा बन गया था, मगर हकीकत में वो रिश्ता महज एक समझौता था। वक्त के साथ एक अजीब वाकया पेश हुआ। मेरी बेटियों ने अजीज को बाबा कहना शुरू कर दिया। पहले पहल मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर मैंने सोचा कि अगर उनके लिए बाप जैसा किरदार अदा कर रहा है, तो उन्हें रोकने का कोई फायदा भी नहीं है। वो बच्चे थे, उनका दिल चाहता था कि कोई उन्हें सहारा दे, उन्हें ये एहसास ना हो कि वो यतीम हो गए हैं। वो चाहती थी कि कोई उनके सर पर हाथ रखे, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं रोका। उनके लिए ये लफ्ज़ मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। मैंने उनके अंदर ये ख्वाहिश नहीं दबाई कि वो बाप कहलाने वाले इस रिश्ते से दूर रहें। घर में कभी-कभी थोड़ी बहुत तल्ख़ियाँ बढ़ जाती। लाइबा के दिल में वही डर बैठा रहता कि कहीं अज़ीज़ मुझे फ़ोक़ियत ना देने लगे, मगर अज़ीज़ ने कभी ऐसा नहीं किया था। उसने हमेशा दूरी रखी, एहतराम से बात करता, बस इतना ही राब्ता रहा और मुझे भी यही बेहतर लगता था। मैं हर दिन कोशिश करती कि अपने काम से काम रखूं, बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करूं, घर के माहौल को संभालूं और अपने दिल को मरहम देती रही कि ये ज़िंदगी शायद इस तरह गुजर जाएगी और अगर सुकून के चंद लम्हे मिल जाएंगे तो शायद उसमें खुशी तलाश कर लूँगी। मेरी रातें भी वही थीं, मेरे दिन भी वही थे, घर भी वही था, बस एक नाम बदल गया था, एक रिश्ता बदल गया था, मगर हकीकत सब की सब वैसी ही थी जैसे पहले थी और मैं खामोशी से ही हकीकत के साथ जीने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैं घर में काम कर रही थी कि अजीज को मैंने देखा कि वो मुझे गौर से देख रहा था। मैंने एक लम्हे को सर उठाकर उसे देखा, मगर फौरन काम में मसरूफ हो गई। मुझे लगा बस वो वैसे ही देख रहा होगा, इसलिए मैंने दिल में कोई बात न डाली और अपने काम में लगी रही। घर की सफाई, बर्तन और बाकी मामूलात में वक्त लगता, इसलिए मैं अपने ख्यालों में ही गुम मसरूफ रही। अगले दिन मैं अपने कमरे में थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरपर्दा हटाया और बाहर निकली तो सामने अजीज खड़ा था। वो कमरे में आ सकता था क्योंकि निकाह हो चुका था, मगर फिर भी वो पहले की तरह दरवाजे की दहलीज पर ही खड़ा था, जैसे उसे अंदर आने का हक होने के बावजूद अंदर आना मुनासिब ना लगता हो। मैंने आहिस्ता से पूछा कि जी, तो उसने एक शापर मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें दो नए सिले हुए सूट थे। उसने कहा कि आपने पुराने कपड़े पहने हुए थे, इसलिए मैंने आपके लिए दो जोड़े ले आया हूँ। वैसे भी मौसम बदल रहा है, अगर कोई और चीज़ चाहिए हो या बच्चों के कपड़े लेने हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं कुछ देर उसे हैरत से देखती रही। मैं उससे कहना चाहती थी कि इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं बोल ना पाई। मेरे लिए यह सब कुछ अचानक था और मैं कंफ्यूज थी।
मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कहूँ। मैंने शुक्रिया कहा और शापर ले लिया। जब ये बात लाइबा को पता चली, उसने घर में ऐसा शोर मचाया कि पूरा माहौल बदल गया, जैसे बैतुल खला भी कांप जाए। इतनी ऊंची आवाज में वो चीख रही थी, लेकिन अजीज की हालत ये थी कि वो भी गुस्से में ऊंची आवाज में बोलता था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो बोला कि मैंने निकाह किया है, कोई खेल तमाशा नहीं किया। अगर दूसरे मामलात भी नहीं हो रहे तो कम अज कम उनकी जरूरियात का तो ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं मर्द हूँ और वो भी मेरी बीवी है। अगर उसके कपड़े फटे हुए थे तो क्या मैं देखता रहता? अगर कोई बाहर से आकर देखता तो क्या सोचता? भाई चला गया तो भाई की बेवा से निकाह तो कर लिया, मगर दो जोड़े भी लेकर नहीं दिए थे, इसलिए मैंने कपड़े खरीद दिए। इसमें कौन सा अजाब आ गया? लाइबा मुसलसल लड़ती रही, चीखती रही। उसके लहजे में गुस्से के साथ हसद भी था। मैं कमरे में खड़ी सब सुन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी वजह से दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। घर में आग भड़क रही है और उसकी लेपें मुझे भी जला रही हैं, लेकिन मेरे दिल में एक बात की तसल्ली थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने कभी अजीज को कोई बात नहीं कही, कभी उसे कुछ करने को नहीं कहा। मैं तो उससे नजर मिलाकर भी बात नहीं करती थी, जबकि अगर मैं चाहती तो बहुत बातें कर सकती थी। मगर मैंने हमेशा खामोशी अख्तियार की, क्योंकि मेरा दिल साफ था। अगले दिन तो लाइबा मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। जैसे ही मैं को दुश्मन हूँ, मैं कोशिश करती कि वो नाराज ना रहे। कभी मुस्कुरा कर देखती, कभी बात करने की कोशिश करती कि वो मुंह फेर लेती। उसके रवैये में सख्ती थी और नफरत के आसार भी थे। अब मुझे महसूस होने लगा था अजीज लाइबा के रवैये से बेजार हो रहा है, क्योंकि वो हर वक्त लड़ाई करती रहती थी, हर बात पर चिढ़ जाती थी, बार बार उसे ताने देती रहती थी। कभी कहती तुमने उसे क्यों देखा था, कभी कहती तुमने उसे क्यों कहा नाश्ता बना दे, कभी कहती तुमने उसे क्यों कहा मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। जबकि ये वही काम जो मैं पहले भी करती थी, और तब भी ऐसे ही मतलब नहीं हुआ था। बल्कि वो खुद ही कहती थी कि भाभी मैंने सोना है, आप अजीज का नाश्ता भी बना दे। आप कपड़े धो रही हैं तो उसके दो सूट भी धो दे। वो पहले भी मेरे हाथ से काम करवाती थी, लेकिन अब हर बात पर उसे तकलीफ होने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़ झगड़ कर मेरे चली गई। अजीज अपने कमरे में अकेला रह गया। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी बोल रही हूँ एक नया तूफान आने वाला है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ बाबा को बुला कर लाओ और कहो कि खाना खा ले। वो नीचे आया, खाना टेबल पर रखा हुआ था। उसने खामोशी से खाना खाया, जैसे वो दिल ही दिल में परेशानी से लड़ रहा हो। खाना खाने के बाद वो ऊपर चला गया। उसने मेरे बच्चों को अपने कमरे में बुला लिया। शायद वो अकेला था और उसके दिल पर बोझ था, इसलिए उसने बच्चों को अपने पास बिठाया, उनसे बातें की, उन्हें कहानियां सुनाई। उनके कमरे में के बेड पर तीन बच्चे बैठे थे। वो खुद भी उनके साथ बैठा हुआ था। बच्चों के चेहरे खिल उठे थे, जैसे उन्हें फिर से एक सहारा मिल गया हो, एक अपनापन मिल गया हो। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, दिल में सोचरा के ख्याल थे। ये सब देखकर मैं सोच रही थी कि जिंदगी हमें किस सिमत ले जा रही है और आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैंने ख्याल किया कि शायद बच्चे वापस आ गए होंगे, क्योंकि वो अजीज के पास बैठकर कहानियां सुन रहे थे और कि उनकी आंख लग गई होगी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सोच बहुत गलत साबित हुई। सामने अजीज खड़ा था। वो आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और आते ही दरवाजा पीछे से बंद भी कर दिया। मैं हैरान रह गई। एक लम्हे के लिए मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक मेरे कमरे में क्यों आ गया है। मैंने दिल पर हाथ रखकर खुद को संभाला और थोड़ा आगे बढ़कर पूछा, आप? उसने कहा, हाँ, मैं आया हूँ। वो तीनों बच्चे मेरे पास बैठे थे और वहीं सो गए हैं, इतने सुकून की नींद में हैं कि शायद सुबह तक जागेंगे ही नहीं। मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो गई। मैं चाहती तो पूछ सकती थी कि अगर बच्चे सो गए थे तो वो मेरे कमरे में क्यों आया है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आखिर वो मेरा शोर था। वो मेरे सामने आकर एक साइड पर बैठ गया। कमरे में उसकी मौजूदगी से जैसी एक खामोशी थी, लेकिन गहरी कैफियत पैदा हो गई थी। वो कहने लगा कि लाइबा का रवैया इन दिनों बहुत अजीब हो गया है। मोहब्बत का तो पूछो ही मत, इज्जत तक नहीं देती। मैंने हल्के से कहा
कि शायद उसकी वजह मैं हूँ, तो उसने फौरन जवाब दिया कि नहीं, वजह तुम नहीं हो, असल बात कुछ और है। उसने थोड़ा सा सांस लिया और जैसे ही अपने दिल की बात खोल कर रख दी, उसने कहा कि मैं वैसे भी दूसरी शादी करना चाहता था जब मुनीर भाई इस दुनिया में थे। तब भी मैंने ये बात लाइबा को बता दी थी, क्योंकि उसकी हरकतें पहले से ही ठीक नहीं थी। वो ना मेरा कोई काम करती थी, ना मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। हमेशा मेरे काम तुमसे करवाती थी। मेरी तरफ हाथ बढ़ाने से पहले वो सारा बोझ तुम पर डाल देती थी। वो अपने बच्चों को भी सही मानों में ख्याल नहीं करती थी, अपना भी ख्याल नहीं करती थी। वजन अपनी मर्जी से बढ़ाती जा रही थी और फिर हर वक्त मेरी बात को अहमियत ना देना। तो ये सब कुछ मुझे पहले ही परेशान कर रहा था। मैं उसे देखती रही, मेरा दिल धड़क रहा था। उसे सुनकर मुझे हैरत भी हो रही थी और दुख भी कि वो सब कुछ जो लाइबा दुनिया को बताती थी वो हकीकत से बिल्कुल बरअक्स निकला। अजीज आहिस्ते से बोला कि जब मुनीर भाई इस दुनिया से चले गए तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हें सहारा मिल जाएगा, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, मैं भी एक जिम्मेदारी उठा लूंगा। मगर तब भी लाइबा ने वो अजीब ही शर्त रख दी। उसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें आगे कदम बढ़ाना मुश्किल था। वो मेरे दिमाग को खा रही थी, मगर मैंने अपने खुद को समझा लिया कि मुझे इन शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों पर चलना है। अगर मुझे तुम्हें पनाह ही देनी थी तो मैंने दे दी और ये मेरा हक था। मुझे इससे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। मैं चाहता तो किसी जवान खूबसूरत लड़की से शादी करता तो शायद वो बात गलत होती, लेकिन मैंने तो तुम्हें सहारा देने के लिए ये कदम उठाया है। मैं इस बातें सुन रही थी, मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी। मुझे नहीं पता था कि लाइबा और अजीज के दरमियान ये सब कुछ था। लाइबा हमेशा कहती थी कि वो अपने शोर का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। अब अगर मैं कोई बात कहती तो वो लाइबा के खिलाफ जाती और मैं बुरी बनती, इसलिए मैंने खामोश रहने में भलाई समझी। मैं कोने में बैठ के दिल जैसे सीने में धड़कते धड़कते थक रहा हो। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं न जाऊं, मगर उसके इशारे में एक नरमी थी, एक ज़रूरत थी, जैसे वो खुद को टूटा हुआ और चाहता हो कि कोई उसे सहारा दे। मैं आहिस्ता से उठकर उसके पास बैठी। उसने मेरा हाथ थाम लिया, उसका हाथ मजबूत था, उसकी गिरफ्त में एक यकीन था। उसने धीरे से कहा कि तुम मेरी बीवी हो ना। अस्मा, ये पहली दफा था कि उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था और पहली दफा महसूस हुआ उसने दिल से मान लिया है कि मैं उसकी बीवी हूँ। मेरी आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। शायद वो बच्चों के बोझ से आजाद होना चाहती थी, शायद किसी मजबूत कंधे की जरूरत चाहती थी। मैं इस कंधे पर सर रख कर रो पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर पर हाथ फेरने लगा, जैसे मुझे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। उस लम्हे मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई जो मेरा दुख बांटने को तैयार है, वो मेरी कैफियत समझ सकता है, मेरे आंसू समझ सकता है। उसी रात हमारे रिश्ते की वो शुरुआत हुई जो शायद तकदीर पहले लिख चुकी थी। सुबह हुई तो लाइबा वापस आ चुकी थी और उसे सब पता चल गया था। घर में हवा जैसे रुक गई थी। उसने खूब लड़ाई की, आवाज़ें सारा घर हिला रही थी, लेकिन अजीज ने मुझे समझाया कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। लाइबा रफ्ता रफ्ता चुप होती गई। वो बोलती तो थी, मगर हमारे मामले में नहीं। वो जैसे अंदर से हार मान चुकी थी। उसके अंदाज में एक थकन थी, एक शिकस्त थी। वो पहले जैसी जिद्दी और लड़ाका नहीं रही थी। अजीज की जिंदगी मेरे साथ चलने लगी। उसके कदम अब मेरे दर की तरफ भी आते थे। वो हफ्ते में एक दो दफा मेरे कमरे में भी आता था, कभी बच्चों से बात करने, कभी मेरी खैरियत पूछने, कभी सिर्फ बैठने के लिए। जैसे उसे सुकून की जरूरत है। वो मेरे बच्चों के साथ बाप जैसा सलूक करता था, उनके साथ खेलता था, उन्हें कहानियां सुनाता था, उनकी पसंद का खाना बनवाता था। एक दिन वो मुझे मुनीब की कब्र पर भी ले गया। वो लम्हा मेरे लिए बहुत भारी था, क्योंकि मैं मुनीब को भूल नहीं सकती थी। वो मेरी पहली जिंदगी था और मेरे बच्चों का बाप था। वहाँ खड़े होकर मैं रो पड़ी, मगर अजीज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि दुख को दिल में कैद ना करो, निकाल दो। मैंने उसे कोई एतराज ना किया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाकर बैठूं, दुआ करूं और अपने दिल का बोझ कम करूं। अजीज ने एक वादा किया था कि वो हमेशा मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा और उसने वाकई इस वादे को सच साबित किया। उसकी हर बात में बाप जैसी मोहब्बत थी।
वो उनका हाथ पकड़कर चलता, उनकी हिफाजत करता, उन्हें पढ़ाता, उनके लिए वो सब कुछ करता जो एक अच्छा बाप करता है। मेरी जिंदगी में एक नया सुकून आने लगा था। जैसे तूफान के बाद हल्की सी ठंडी हवा चलती है और दिल को सहारा देती है। एक दिन अजीज ने मुझे एक अजीब सी बात भी बताई थी। वो कहता था कि जब मैं आपको भाई के काम करते देखता था, उनका घर संभालते देखता था, उनके साथ कुछ देखता था, तो मैं सोचता था कि काश मुझे भी आप जैसी बीवी मिल जाती, आप ही मिल जाती। शायद वही कबूलियत का वक्त था, या जो भी था। आज आप मेरी बीवी बन गई और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मुझे भी इसका मेरी तारीफ करना अच्छा लगा है, क्योंकि मुनीर ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। बस हम लोग साथ थे, खुश थे, और लाइबा भी नॉर्मल हो रही थी। शायद उसको भी समझने की जरूरत थी कि अब वो इस सिचुएशन का हिस्सा थी और उसको ऐसे ही रहना था। वक्त के साथ साथ इंसान मसलियत के मामलात को समझ ही रहता है। उसी दिन उसने जो बात कही थी, उसने मेरे दिल में एक अजीब सी रोशनी भर दी थी। एक हौसला, एक सुकून के शायद जिंदगी ने मेरे लिए कोई मुकाफात रख छोड़ा था। शायद मेरा सब्र, मेरी खामोशी किसी मकाम पर जाकर सुनाई दे रही थी और किसी के दिल में उतर रही थी। एक औरत के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि वो इंसान जिसके साथ वो जिंदगी गुजार रही हो, वो उसको सराहता हो, उसको अच्छा समझता हो, उसके वजूद को कबूल करता हो। ये सब कुछ मेरे लिए नया भी था और हैरान कुन भी था। मैंने देख लिया था कि लाइबा भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। उसकी आंखों में वो पुरानी तेजी और पुरानी आग बाकी नहीं रही थी। शायद उसको ये एहसास हो गया था कि जिंदगी इस तरह गुजारनी है, इसी घर में, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं रिश्तों के साथ, और अगर उसने सुकून पाना है तो उसे खुद को बदलना होगा। मैं उसे अक्सर दूर से देखती थी। वो खामोश रहती थी, कम बोलती थी और काम भी पहले से ज्यादा करती थी। मुझे लगता था कि शायद वो अब इन हकीकतों का सामना कर रही थी जिनसे वो पहले भागती थी। अजीज अब ज्यादा खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पर एक नरमी आ गई थी। मुझे लगता था कि वो पहले बहुत कुछ दिल में दबाए फिरता रहा था, लेकिन अब जब हमारे दरमियान बातचीत बढ़ गई थी, तो उसको भी सहारा मिल गया था। शायद वो भी थक गया था मुसलसल लड़ाइयों से, शोर से, तानों से, और उसे एक औरत चाहिए थी जो उसको सुकून दे, जो उसकी बात सुन ले, जो उसके साथ बैठ जाए, बगैर ऊपर नीचे बात किए, बगैर किसी तकाबुल के। मैं शायद इसलिए उसकी नज़र में अच्छी थी, क्योंकि मैं हमेशा खामोश रहती थी, सब्र से चीज़ों को देखती और हद से ज़्यादा वफादारी दिखाती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मुनीब जिंदा रहता तो शायद मेरी जिंदगी कभी इस रूप पर ना आती। शायद मैं इस तरह उसकी खिदमत करती रहती, अपने बच्चों के साथ आज किसी घर में रहती। लेकिन जिंदगी कभी कभी एक ऐसा मोड़ भी दिखा देती है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अजीज जैसा इंसान मुझसे इस तरह बात करेगा, या मुझे इस तरह इज्जत देगा, या मेरे वजूद को इस तरह अपनाएगा। मगर ऐसा हुआ था और मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। घर का माहौल पहले से बेहतर था। अजीज अब मेरे बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त गुजारता और उनके साथ बैठ जाता था, पढ़ाता था, खेलता था, उनकी बातें सुनता था, और बच्चों की आंखों में भी उसके लिए एक नरमी आ गई थी। शायद एक बच्चे का दिल सबसे जल्दी सच को पहचान लेता है। अगर कोई इंसान अच्छा हो तो बच्चे उसको फौरन पहचान लेते हैं। बच्चे झूठ और दिखावा नहीं समझते, सिर्फ दिल देखते हैं। और अजीज का दिल साफ था, सच्चा था। मैं रात को कभी कभी जाग जाती थी और सोचती थी कि जिंदगी ने कितने अजीब रंग दिखाए हैं। कभी मैं तन्हा थी, कभी बेसहारा थी, कभी अपने ही घर में अजनबी बनकर रहती थी, और आज एक वो इंसान जिससे कभी गुफ्तगू भी नहीं हुई थी, वो मेरी जिंदगी का सहारा बन चुका था। मैं सोचती थी कि शायद सब्र का यही नतीजा होता है कि किसी न किसी मकाम पर इंसान को वो मिल ही जाता है जिसका वो हकदार होता है। वक्त ने मुझे भी सिखा दिया था कि कुछ रिश्ते इंसान की मर्जी से नहीं बनते, वो एक कुदरती तरतीब के साथ खुद ब खुद वजूद में आते हैं। इंसान चाहे इनकार करता रहे, चाहे ना माने, मगर जब वक्त पूरा हो जाता है तो वो रिश्ता दिल में उतर ही जाता है। यहाँ से गुमान तो नहीं होता। ये सब सोचते हुए मैं अक्सर मुस्कुरा देती थी कि क्या कभी मैंने सोचा था कि मैं इस मकाम पर खड़ी होंगी? नहीं, कभी नहीं। मगर जिंदगी ने यह भी कर दिखाया, और ये एक हकीकत थी जिसको अब
पूरी तरह कबूल कर चुकी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे।